अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि हमने स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो एक कैटेगरी तो वो थी जो फ्रेश इंटरमीडिएट वगैरह जिन्होंने करा है और ए लेवल्स करा है और वो स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए अप्लाई करें कनाडा में, तो उनके लिए हमने प्रोसीजर डिफ़ाइन करा था। और दूसरे वो लोग जो अबव 40 हैं और वो चाहते हैं कि वो कनाडा के स्टडी वीज़ा अप्लाई करें और उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस लेके पीआर के लिए अप्लाई करें। तो आज हम उनके लिए प्रोसीजर को डिफ़ाइन करेंगे कि उनको किस तरह वीज़े के लिए अप्लाई करना और किन बातों का ख्याल रखना है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पूरी फैमिली को, ख़ास तौर पे स्पाउसेस को, यानी जो हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर वाइफ एजुकेशन वीज़े के लिए अप्लाई कर रही हैं और हस्बैंड तो हस्बैंड उनके साथ जो है वो विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई ना करें, यानी सिर्फ वाइफ करें और बच्चे करें अप्लाई वीज़ा के लिए। तो उसमें होता ये है कि जो वाइफ हैं वो स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करेंगी और जो बच्चे भी हैं वो स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये इससे ये होता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको एक तरह से एश्योरेंस मिल जाती है कि पूरी फैमिली क्योंकि मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसके लिए ये डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि ये फैमिली जो है एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रिटर्न हो जाएगी अपने होम कंट्री या जिस भी कंट्री से वो अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरी फैमिली एक साथ अप्लाई करती है, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई करते हैं और बच्चे भी साथ में अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो जो होता है वो रिजेक्शन का रेट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जो है इस बात का रिस्क ज़्यादा हो जाता है कि जो फैमिली पूरी ये मूव हो रही है तो ये फिर आगे चल के स्टडी कंप्लीट करने के बाद पीआर रेजिडेंस के लिए फ़ाइल अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिकमेंडेड यही करते हैं कि आप जो है वो खाली वाइफ अप्लाई करें और बच्चे अप्लाई कर दें, और उनको स्टडी वीज़ा जब मिल जाए और वाइफ अपने जो है वो कनाडा में लैंड कर जाएं, तो उसके बाद जो है वो हस्बैंड जो है फिर वो अप्लाई करें विज़िट वीज़े के लिए। और वो विज़िट वीज़ा के अप्लाई करेंगे, जब लैंड करेंगे तो उसके बाद फ़ौरन वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दें। तो जैसे ही वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगते हैं, 2 मंथ्स में वर्क परमिट मिल जाता है। तो फिर वो उनको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है और फिर वो कनाडा में स्टे कर सकते हैं। और वो जो उनका वर्क परमिट की जो ड्यूरेशन होती है वो इक्वल होती है टू द स्टडी परमिट, यानी जितना वाइफ को स्टडी परमिट जितने ड्यूरेशन का मिल रहा है उसी सेम ड्यूरेशन का हस्बैंड को वर्क परमिट मिलता है। तो हस्बैंड अपने वर्क परमिट के बेसिस पे जॉब कर सकते हैं और वाइफ जो हैं वो अपनी स्टडीज़ को कैरी ऑन कर सकती हैं। अच्छा, बच्चों का ये है कि जैसे ही बच्चे यहाँ पे लैंड करेंगे तो 5 इयर्स एंड अबव के जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो फ़ौरन उनको स्कूल्स में एडमिशन मिल जाता है और वो स्कूल्स में वो जाना शुरू हो जाते हैं। उनकी वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, बस सर्विस भी फ्री है। तो 5 इयर्स एंड अबव का तो कोई इशू नहीं होता। अब अगर 5 इयर्स से छोटे बच्चे हैं तो उसमें ये मसला आता है कि उनके लिए स्कूल में एडमिशन नहीं होता। तो उनको फिर जो है वो, अब अगर वाइफ जो हैं वो क्लासेस ले रही हैं और जो उनके हस्बैंड हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो फिर जो ऑप्शन है वो यही होता है कि वो फिर डे केयर की फैसिलिटी होती है कि आप डे केयर में छोटे बच्चों को एडमिट करते हैं और फिर वो वहाँ से अरेंजमेंट होता है। लेकिन डे केयर इज़ टू मच एक्सपेंसिव। तो नॉर्मली लोग ये करते हैं, फैमिलीज़ ये करते हैं कि इसमें रिकमेंडेशन ये होती है कि जो आप अपनी रेजिडेंस लें वो आप रेजिडेंस यूनिवर्सिटी की रेजिडेंस में ले लें। तो यूनिवर्सिटी की रेजिडेंस में ये होता है कि रेजिडेंस थोड़ी सी महंगी तो होती है। आम अगर आप यूनिवर्सिटी के बाहर रेजिडेंस लेती हैं तो वो थोड़ा चीप मिल जाती है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो रेजिडेंस हाउसेस होते हैं वो ज़रा महंगे होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा क्लोज कम्युनिटी का एक रिलेशनशिप बन जाता है और वो सब एक दूसरे को बड़ा हेल्पफुल करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, एक दूसरे की केयर भी करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आमतौर पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जैसे आपकी कोई बच्चों की, जब आप क्लासेस ले रही हैं तो कोई आपके बच्चों की केयर कर लेता है, जब वो क्लासेस ले रही हैं तो आप उनके बच्चों की केयर कर लें, तो ऐसे कुछ एडजस्टमेंट आमतौर पे बन जाया करती है। वरना दूसरा ऑप्शन फिर ये होता है कि बेबी सिटर
को हायर किया जाता है, और बेबी सिटर जो है वो जितने देर के लिए आप, जितने आवर्स के लिए आपका रिक्वायरमेंट है उतने आवर्स के लिए आप बेबी सिटर हायर करें और उसको पे करें। बेबी सिटर आमतौर पे डे केयर से चीपर होता है। और यूनिवर्सिटी रेजिडेंस में फ़ायदा ये होता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो जो है वो उनको अपने जो है वो ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ ना कुछ फंडिंग, कुछ ना कुछ इनकम रिक्वायर्ड होती है, तो वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसमें मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जो भी लोग हैं जो यहाँ पे अपनी स्पाउसेस को भेज रहे हैं या ख़ुद पूरी फैमिली मूव हो रही है, तो वो जो रेजिडेंस चूज़ करें ड्यूरिंग देयर एजुकेशन टाइम, वो यूनिवर्सिटी के जो रेजिडेंस है वो चूज़ करें। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो सिक्योरिटी भी मिल जाती है, दूसरी ये कि आपकी रिलेशनशिप बहुत क्लोज नेट जो है वो आपकी नेबरहुड होती है, सब एक दूसरे को जानते हैं एक दूसरे के, और सभी का ज़ाहिर बात है एक ही जैसा सबका मोटिव होता है, सभी एजुकेशन स्टूडेंट्स होते हैं, सभी की फैमिलीज़ रह रही होती हैं, तो वो जो है वो बड़ी अच्छी जो है रिलेशनशिप बन जाती है, उसमें बहुत हेल्प मिल जाती है। और जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आप फ्री हैं, आप जहाँ भी जाएँ रहें। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन तो ये होती है कि जिसमें जैसे मैंने बताया कि वाइफ ने अप्लाई करा और उन्होंने आके अपनी स्टूडेंट लाइफ को कैरी ऑन करा, फिर बाद में विजिटर वीज़ा लेके जो है फैमिली को, वाइफ को, हस्बैंड ने भी ज्वाइन कर लिया। एक और सिनेरियो ये होता है कि जिसके अंदर ये होता है कि हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हैं, वो जहाँ भी हैं, और वाइफ जो हैं वो अपने बच्चों के साथ कनाडा आके शिफ्ट हो जाती हैं और यहाँ पे अपने स्टडी जो है वो कैरी ऑन करती हैं। तो ये जो थोड़ा सिनेरियो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसमें होता ये कि आसानी होती है कि रिस्क जो है वो काफ़ी मतलब आपका जो है बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है, और आपको ये एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मीट करना आसान होते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो आपको नहीं फेस करना पड़ता है। और इसमें पीआर के लिए अप्लाई करने में के अंदर भी कोई यानी कि कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। यानी अगर आप कोई ये समझ रहा है कि हस्बैंड फ़र्ज़ करें वाइफ का जो वो कोर्स है वो 2 साल का है, उन्हें 2 साल का स्टडी, उनका ग्रेजुएशन कोर्स है, वो 2 साल स्टडी करती हैं, और इस दौरान जो उनके हस्बैंड हैं वो एक दफ़ा भी कनाडा नहीं आते, तो इसमें उनको पीआर मिलने में कोई इशू नहीं है। जब एज अ वाइफ, एज अ प्रिंसिपल जब एप्लीकेंट पीआर के लिए अप्लाई करेंगी तो हस्बैंड ऑटोमेटिक उस एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड होंगे, और गोया और बावजूद इससे कि उन्होंने एक दफ़ा भी कनाडा विज़िट नहीं किया, वो पीआर के एलिजिबल होते हैं, और पीआर उनको जो है वो इशू हो जाती है। वो पीआर जो होती है वो पूरी फैमिली को इशू होती है, तो पीआर का कोई इशू नहीं आता। तो ये अच्छा, उस सिनेरियो के अंदर जिसमें हस्बैंड भी जो है वो अपनी फैमिली के साथ फैमिली को ज्वाइन कर लेते हैं कनाडा के अंदर, तो उसमें पॉसिबिलिटी का ये पॉसिबिलिटी का पीआर की पॉसिबिलिटी के जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें हस्बैंड के पास भी ये ऑप्शन होता है कि वो पीआर के लिए अप्लाई कर दे। तो क्योंकि उसको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद पॉइंट्स बन जाते हैं, तो और आप जो है फिर वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वाइफ पे इन केस अगर वाइफ हस्बैंड जो है अप्लाई नहीं कर सके, किसी वजह से उनके पॉइंट्स नहीं बन पा रहे, तो वाइफ जो है वो स्टडी वीज़ा कंप्लीट करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस लेके उनके पॉइंट्स बन जाते हैं, और वो शी कैन ईजीली अप्लाई फॉर द पीआर। तो इसमें यह है कि दोनों को चांसेस मिल जाते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड वहाँ पर रहते हैं, वो अपनी कंट्री में रहते हैं और वहाँ से वो फाइनेंस करते हैं, और इस ड्यूरेशन के अंदर वो नहीं आ पाते, यानी वो कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं ले पाते, तो फिर उसमें ये होता है कि वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो वाइफ पे होती है, और फिर उसको स्टडी वीज़ा को मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद और फिर एक्सपीरियंस हासिल करना होता है, फिर वो पीआर के लिए अप्लाई कर पाते हैं। अच्छा, जहाँ तक प्रोफेशंस का ताल्लुक है, जैसे मैंने बताया कि जो स्टडी रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, उससे रिलेटेड अगर आप स्टडी लेते हैं तो उसमें अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आईटी रिलेटेड जॉब्स हैं, और उसके अंदर डे केयर की जो जॉब्स हैं वो भी बहुत हैं। तो डे केयर से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आप अगर एडमिशन ले लेते हैं, वो थोड़ा इजी कोर्स होता है, और उसके अंदर जो है वो जो है वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, तो वो इजीली उसको जो है वो हैंडल कर लेते हैं। उसमें कोई स्टडी इतनी होती है वो टफ़ नहीं होती, और वो अपने फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम देके भी वो जो इजीली जो है वो डिग्री ले लेते हैं, और उसके बाद उनको जॉब्स भी मिल जाती हैं, क्योंकि डे केयर की यहाँ पे काफ़ी डिमांड है, ऑक्यूपेशन इन डिमांड है।
इसके अलावा जो नर्सिंग वगैरह के हैं, लेकिन नॉर्मली वो जो हैं ये लोग कहते तो हैं कि ऑक्यूपेशन इन डिमांड है ये, लेकिन इसमें ये लोग जो इनकी कंसिडरेशन होती है वो अपने नेटिव्स ही को, ये लोग जो होते हैं यानी कि कैनेडियंस ही को, उन्हीं को जो है प्रीफर्स करते हैं और उन्हीं को नर्सेज वगैरह का जॉब्स वगैरह ऑफ़र करते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में ख़ास बातें जिनका आपको जो है वो ख्याल रखना है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंशाल्लाह अब नए वीलॉग के अंदर किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।